हेलो फ्रेंड्स, आई एम पूर्विक मेहता फ्रॉम CSE Dance इन हिंदी और हम देख रहे हैं सीरीज़ ऑन जावा जिसमें हम पढ़ रहे थे एक्सेप्शन हैंडलिंग। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग करने से पहले हमने 2 वीडियोस बना दिए हैं जिसमें आप समझ सकते हैं कि एक्सेप्शंस क्या हैं और एक्सेप्शंस को हैंडल करने की ज़रूरत क्यों है। तो अगर आपने नहीं देखा तो वो 2 वीडियोस देख लीजिए, फिर इस पर कंटिन्यू कीजिए। इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि हम एक्सेप्शंस को हैंडल कैसे करते हैं। तो इसके लिए एक स्पेशल मैकेनिज़्म है जिसे हम कहते हैं ट्राई कैच फाइनली मैकेनिज़्म। तो ये ट्राई और कैच और फाइनली ये कीवर्ड्स हैं जिसकी मदद से हम एक्सेप्शंस को हैंडल करते हैं। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे करते हैं। तो ये इसका सिंटैक्स है। सबसे पहले होता है ट्राई ब्लॉक, मतलब ट्राई कीवर्ड, उसके बाद उसका ब्लॉक ये ट्राई, इसके बाद इसका ब्लॉक मतलब ये ब्रेसेस से लेके कैच के पहले वाला ये ब्रेसेस तक, इसे कहा जाता है ट्राई ब्लॉक। और उसके बीच हम वो कोड लिखते हैं जिसमें एक्सेप्शन आने की संभावना है। जैसे हमने पिछले वीडियो में समझा था कि सपोज x इज इक्वल टू y डिवाइड बाई z। अब y और z की वैल्यू यूज़र एंटर करने वाला है तो उस पे ऊपर डिपेंड है। तो हो सकता है गलती से z की जगह 0 आ जाए तो उसमें एक्सेप्शन आ सकती है, तो और या तो नहीं भी आ सकती, लेकिन आने की संभावना इस लाइन में है कि कोई भी यूज़र अगर 0 एंटर कर दे तो इसमें एक्सेप्शन आ सकती है। तो हम ये x इज इक्वल टू वाई डिवाइड बाई जेड को ट्राई ब्लॉक के अंदर यहाँ पे लिखेंगे, इस जगह पे। अब मान लीजिए कि यहाँ z इज इक्वल टू 0 आ गया, मतलब कि एक्सेप्शन जनरेट होगा। जब एक्सेप्शन जनरेट होगा तो वो ट्राई ब्लॉक क्या करेगा कि वो एक्सेप्शन को थ्रो करेगा इस कैच ब्लॉक के पास। इसका नाम ही कैच है कि ये कुछ कैच कर रहा है। तो वो कैच उस चीज़ के अंदर तो करना चाहिए ना। हम अगर क्रिकेट की बात करें, अगर बॉल आता है तो हम कैच हमारे हाथ में करते हैं, तो उस तरह कुछ हमारे पास होना तो चाहिए जिसमें हम कैच करें। तो वो कैच करता है इस रेफरेंस वेरिएबल में। देखिए, कैच के बाद मैंने पैरेंथेसिस लिखा के एक पैरामीटर पास किया है जो है एक रेफरेंस वेरिएबल। ये आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से इसका कोई भी नाम दे सकते हैं और इसके आगे ये मेंशन करना है कि ये रेफरेंस वेरिएबल किस टाइप का है। तो वो एक्सेप्शन क्लास की किसी भी टाइप का हो सकता है, चाहे अरिथमेटिक एक्सेप्शन हो सकती है, तो नल पॉइंटर एक्सेप्शन हो सकती है। तो आप उसका नाम यहाँ पे लिखेंगे, अरिथमेटिक एक्सेप्शन, नल पॉइंटर। यार आपको नहीं पता कि कौन सी है तो आप सिंपली एक्सेप्शंस लिख सकते हैं, एक्सेप्शन और रेफरेंस वेरिएबल का नाम। और उसके बाद ये जो ब्रैकेट है यहाँ से लेके फाइनली के पहले तक का, उसमें वो कोड लिखेंगे जिससे आप यूज़र को रिस्पॉन्स देना चाहते हैं कि ये जो कंडीशंस हुई अराइज, तो उस पर आपका प्रोग्राम क्या रिस्पॉन्स देगा, ये कोड आप ये कैच ब्लॉक के अंदर लिखेंगे। फाइनली को हम सेपरेट वीडियो में समझेंगे, स्पेशली हम ये ट्राई और कैच के ऊपर ये वीडियो कर रहे हैं। तो फाइनली को हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, लेकिन मैं आपको ऊपर से बता देता हूँ कि फाइनली ब्लॉक वो ब्लॉक है जिसमें लिखा कोड एग्जीक्यूट होगा ही होगा, चाहे एक्सेप्शन आए या ना आए। अब कैच में क्या है कि अगर ट्राई में एक्सेप्शन आई तो ही कैच ब्लॉक चलेगा, क्योंकि एक्सेप्शन नहीं आई तो ये रेफरेंस वेरिएबल में कुछ पास ही नहीं होगा, और पास ही नहीं होगा तो ये ब्लॉक चलने का कोई मतलब ही नहीं है। तो कैच ब्लॉक तो रन होगा ही नहीं अगर एक्सेप्शन नहीं है तो। लेकिन फाइनली चाहे एक्सेप्शन आए या ना आए, ये रन होगा ही होगा। दूसरी बात कि ये कंपलसरी है कि अगर आपने ट्राई ब्लॉक लिखा तो उसके बाद या तो कैच या तो फाइनली, दोनों में से कोई एक तो होना ही चाहिए। दोनों हो तो भी चल सकता है, लेकिन एक तो होना ही चाहिए। तो यह ध्यान रखिएगा एक रूल की तरह, क्योंकि ट्राई में आप कुछ लिख रहे हैं उसका मतलब यह कि उसमें एक्सेप्शन आ सकता है, और जब एक्सेप्शन आ सकता है तो उसे हैंडल करने वाला कुछ तो होना ही चाहिए। अगर नहीं है तो जावा का कंपाइलर आपको एरर देगा। तो चलिए इसे प्रैक्टिकली देखते हैं। पहले एक बेसिक स्केलेटन में जावा के प्रोग्राम का बना देता हूँ।
तो एक बेसिक स्केलेटन है जावा के प्रोग्राम का। उसके बाद हम यहाँ पे सपोज़ एक इंटीजर नंबर दे लेते हैं b, जिसको वैल्यू दे देते हैं सपोज़ 45 डिवाइड बाई 0। मैं यहाँ पर आपको समझाने के लिए रैंडमली दे रहा हूँ, आप चाहे तो यूज़र से लेके भी ट्राई कर सकते हैं या कोई एक्सप्रेशन लिख के भी ट्राई कर सकते हैं। हम जस्ट ट्राई कैच मैकेनिज्म समझना चाहते हैं, इसलिए मैं अभी जितना छोटा कोड हो सके उसमें आपको समझाना चाहता हूँ कि आप कंफ्यूज ना हो इसके ऊपर। तो मैंने एक लाइन लिखी है कोड आफ्टर द एक्सेप्शन ऑकर्ड, मतलब यहाँ हो रहा है कि इस लाइन में एक्सेप्शन आने की संभावना है और यहाँ पर लाइन हमने जो एक्सेप्शन आ गया उसके बाद का कोड है, ये समझ लीजिए आप। तो एक बार इसे ट्राई कैच के बिना ही हम रन करके देखते हैं कि इसका आउटपुट क्या आता है। तो रन कैसे करेंगे, जावा सी ex5.java और इसे रन करने के लिए जावा ex5। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक्सेप्शन आई, अरिथमेटिक एक्सेप्शन डिवाइड बाय 0, और उसके बाकी का जो कोड था system.out.println वो यहाँ पर प्रिंट ही नहीं हुआ, कोड आफ्टर द एक्सेप्शन ऑकर्ड। मतलब इस लाइन में एक्सेप्शन आ गई तो उसके बाकी का कोड एग्जीक्यूट नहीं हुआ। अब चलिए हम ट्राई कैच से देखते हैं कि इससे क्या होता है। तो इसे अब हटा देते हैं हम और यहाँ पर लिखते हैं ट्राई। इसके अंदर वो लाइन लिखते हैं इंटीजर b इज इक्वल टू 45 डिवाइड बाई 0, और मतलब यहाँ पर एक्सेप्शन ऑकर होने वाली है। तो वो एक्सेप्शन थ्रो होगी, वो कैच कहाँ होगी, कैच ब्लॉक के अंदर। तो कैच ब्लॉक के अंदर हमें एक रेफरेंस वेरिएबल देना होगा, तो उसका नाम दे देते हैं ई, लेकिन वो उसकी टाइप तो देनी पड़ेगी ना, रेफरेंस वेरिएबल कौन से टाइप का है। तो अभी हमें सब पता नहीं है, अगर कि यहाँ हमें पता है कि ये अरिथमेटिक एक्सेप्शन आई, लेकिन इन केस अगर आपको कोई कंडीशन या सिचुएशन में नहीं पता है तो आप सिंपली यहाँ एक्सेप्शन लिख सकते हैं। एक्सेप्शन ये क्लास है जिससे वो समझ जाएगा कि एक्सेप्शन किस टाइप का है। तो एक्सेप्शन टाइप का हमने एक रेफरेंस वेरिएबल बनाया ई। अब इस कैच ब्लॉक के अंदर हम किसी भी तरह इसको हैंडल कर सकते हैं, मतलब सपोज़ हम यूज़र को बताना चाहते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो पहले मैसेज आ रहा था ये नॉर्मल यूज़र को नहीं समझ में आएगा कि एक्सेप्शन इन थ्रेड मेन java.lang.arithmetic एक्सेप्शन डिवाइड बाई 0। नॉर्मल यूज़र तो देख के घबरा जाएगा कि है क्या ये। तो हम यूज़र फ्रेंडली मैसेज देना चाहते हैं कि कुछ सिंपल मैसेज आए कि जिससे यूज़र को पता चले कि भाई हुआ क्या है। तो हम ये मैसेज देंगे .out.println तो हमने सिंपल सा मैसेज यहाँ पे लिखा कि यू आर ट्राइंग टू डिवीज़न बाय 0 ड्यूरिंग द असाइनिंग इन बी, और फिर एक कोड लिखेंगे जो हमने पहले लिखा था कि कोड आफ्टर अब इसको सेव किया। अब इसको रन करके देखते हैं। देखिए पहले जब हमने रन किया तो एक तो ये डेंजर मैसेज आ रहा था और उसके बाकी का कोड एग्जीक्यूट नहीं हो रहा था कि एक्सेप्शन के बाद का कोड एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है। अब देखिए जब इसको रन करेंगे हम तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह हमारा मैसेज आ रहा है कि यू आर ट्राइंग टू डिवीज़न बाय 0 ड्यूरिंग असाइनिंग इन बी, और उसके बाद का जो कोड है वो भी चल रहा है। अगर आप यहाँ चाहते हैं कि ये थोड़ी स्पेस दिखे तो आप ये चीज़ भी कर सकते हैं। और यहाँ पर भी एक स्लैश n दे दें, इसे सेव करते हैं। और अब जब इसे रन करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये प्रॉपर रिस्पांस दे रहा है कि यू आर ट्राइंग टू डिवाइड बाय 0 ड्यूरिंग असाइनिंग इन बी, और जिसके बाद का जो कोड है वो भी चल रहा है। अब कुछ लोगों को क्वेश्चन होगा कि इस लाइन को हम हटा के ट्राई कैच ब्लॉक के बाहर लिख दें तो क्या होगा। तो उसको भी हम ट्राई करके देखते हैं कि उसमें क्या होता है। देखिए यू आर ट्राइंग टू डिवाइड बाय 0 और कोड आफ्टर द एक्सेप्शन, मतलब ये जो हमने पूरा मैकेनिज्म लिखा
उसमें एक्सेप्शन हैंडल हो रहा है और हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट नहीं हो रहा है, जबकि प्रॉपर रिस्पॉन्स दे रहा है कि आपने इस जगह पे डिवाइड बाय ज़ीरो किया है। हमारे मैसेज के ऊपर हम यूज़र को बता रहे हैं कि गलती कहाँ हुई है, और ये जो एक्सेप्शन आ गई उसके बाद कोड टर्मिनेट नहीं हो रहा है, ये लाइन भी एग्जीक्यूट हो रही है जो ट्राई कैच के भी बाहर है कि कोड आफ्टर द एक्सेप्शन। तो इस तरह से ट्राई और कैच मैकेनिज्म से हम कोड को मैनेज करते हैं, एक्सेप्शंस हैंडल करते हैं। तो आई होप आपको ये यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा कि ये कैसे करते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में हम मल्टीपल कैचेस विथ ट्राई देखेंगे कि एक से ज़्यादा एक्सेप्शन है वो तो कैसे हैंडल करते हैं, और फाइनली के साथ भी इसका यूज़ देखेंगे। सो बने रहिए हमारे साथ विद CSE टच इन हिंदी। सो कीप वॉचिंग एंड हैप्पी कोडिंग।